पादप जगत के अंतर्गत हम जो पादप जगत को मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा और ट्रेक्योफाइटा। तो ट्रेक्योफाइटा के अंतर्गत इन्हें पुनः 3 समूह में बांटा गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आवृंत बीजी इसे एंजियोस्पर्म। आवृंत बीजी जिसमें बीज आवरण युक्त होते हैं और बीजों के चारों ओर बीज आवरण पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में बीज आवरण नहीं होता है और एंजियोस्पर्म में बीज आवरण युक्त होते हैं। सभी पुष्पीय पादप होते हैं, इनमें पुष्प का निर्माण होता है और जिम्नोस्पर्म में पुष्प का निर्माण नहीं होता, इसकी जगह कोन का या स्टबलेस का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म में सभी पादप पुष्पीय पादप होते हैं और ये इनकी जातियां बहुत अधिक हैं, लगभग 2,50,000 जातियां की खोज की जा चुकी है। ये सभी स्थानों पर पाए जाने वाले पुष्पीय पादप हैं, जिनमें पुष्पीय के विभिन्न भाग, पुष्प के विभिन्न भाग जनन अंग के रूप में भाग लेते हैं। सभी जो पादप हैं स्थलीय होते हैं, कुछ पादप जल में भी पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अंग शंकु के स्थान पर पुष्प होता है और पुष्प की जो विभिन्न भाग हैं, जिसमें ये कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गैनेशियम, ये पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। पुष्प का मुख्य भाग 4 बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग, 4 पुष्प के भाग होते हैं। ये इनमें से बाह्यदल और दल 2 अंगों को ढकने का काम करता है, ये सहायक अंग के रूप में होते हैं। पुमंग ये नर जनन अंग होते हैं, इसमें एंथर का निर्माण होता है और ये एंथर परागकण ये गैनेशियम में जाकर संयोजित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं। जायांग मादा जनन अंग होता है, तो इस तरह से मुख्य पुष्प के जो 4 भाग हैं ये बाह्यदल, दल, पुमंग और जायांग। इसके मुख्य रूप से जननांग के रूप में पुमंग होता है और जायांग होता है। पुमंग नर जननांग होता है और जायांग मादा जननांग होते हैं। नर जननांग में एंथर का निर्माण होता है और मादा जननांग में एग सेल्स का निर्माण होते हैं। ये आपस में संयोजित होकर जायगोट बनाते हैं। जायगोट से एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से नया बीज बनते हैं और बीज के बाहर औरन ओव्यूल्स, बीजांड के चारों ओर ओव्यूल्स की भित्ति पाई जाती है जो बीजों के आवरण को बीजावरण का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बीजों इसमें पूर्ण रूप से संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट में। इनमें जाइलम्स की सेल्स पर वेसल्स, कंपेनियन सेल्स और सिवटिव्स का बना होता है पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के साथ ही ये टेरिडोफाइट्स में भी ये रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में कंपेनियन सेल्स, वेसल्स नहीं पाए जाते, लेकिन एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। परजीवी, कुछ प्लांट परजीवी होते हैं जैसे कि अमारबेल, कुछ सहजीवी होते हैं जैसे कि आर्किड एपिफाइट्स के रूप में पाए जाते हैं और कुछ संभोजी कीटभक्षी पादप होते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो एंजियोस्पर्म प्लांट है परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी पाए जाते हैं।
ये वातावरण के प्रति बहुत अधिक अनुकूलित होते हैं, अपने आप को वातावरण के अनुसार में रूपांतरण पाया जाता है। ये आवृंत बीजियों के सामान्य लक्षण। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। सामान्य रूप से एंजियोस्पर्म को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्र जिसमें द्विबीजपत्र पाए जाते हैं बीजों के अंदर। द्विबीजपत्री संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। इनमें संवहन ऊतक के बीच कैम्बियम का निर्माण होता है। द्विबीजपत्री पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। कैम्बियम की उपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ये बहुवर्षीय होते हैं, शाकीय होते हैं, झाड़ी प्रकृति के होते हैं। इसमें बहुत सारी द्विबीजपत्री पादपों को बहुत से वर्गीकरण, इसमें लगभग 342 फैमिली के अंतर्गत बांटा गया है, जैसे कि क्रूसीफेरी, मालवेसी। कुछ फैमिली हैं क्रूसीफेरी, इसके अंतर्गत आने वाले पादप है सरसों, मूली आदि। मालवेसी जिसके अंतर्गत गुड़हल, सोलेनेसी, आलू, बैगन, लेग्यूमिनेसी, चना, मटर इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो द्विबीजपत्री पादप को लगभग 342 फैमिली के अंतर्गत बांटे गए हैं। 342 कुलों में बांटा गया है। कुछ फैमिली क्रूसीफेरी है, मालवेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी, मिर्टेसी, लेबिटेसी, यूफोरबिएसी और रोजेसी आदि ये फैमिली द्विबीजपत्री पादप के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह एक बीजपत्री पादप में द्विबीजपत्री पादपों के अंतर्गत बहुत सी फैमिलियां हैं, लगभग 342 फैमिली। इसकी जो पत्तियां होती हैं अल्टरनेट होती हैं और इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। जालिकावत शिराविन्यास पाई जाती हैं। सभी पुष्पी पादप इनके मुख्य संवहनी ऊतक होते हैं। जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम पाया जाता है और ये वेस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। आवृंत बीजी को 2 समूह में बांटा गया, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, जिसके अंतर्गत लगभग 96 फैमिली को रखे गए हैं। 69 फैमिली कुलों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत कुछ फैमिली है लिलिएसी, पामी,
लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत प्याज, लहसुन आते हैं। पॉमी, ग्रैमनी, ग्रैमनी के अंतर्गत धान, मक्का। पॉमी के अंतर्गत है खजूर, नारियल। लिलिएसी के अंतर्गत प्याज, लहसुन। ये लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत। पॉमी फैमिली के अंतर्गत खजूर, नारियल। ग्रैमनी धान, मक्का आदि प्लांट आते हैं। मेजेसी के अंतर्गत केला, तो कुछ फैमिलियां हैं जिसके एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत आते हैं। इसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ये साकी होते हैं। और इसमें वैस्कुलर बंडल कॉर्टेक्स में, संवहन बंडल कॉर्टेक्स में बिखरे होते हैं। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, में कैम्बियम अनुपस्थित होता है। कुछ प्लांट जो एक बीजपत्री पादप है उनमें अपवाद स्वरूप द्वितीयक वृद्धि होता है, जैसे कि युक्का ड्रेसिना में द्विबीजपत्री एक बीजपत्री है जो कि अपवाद स्वरूप उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। आकारिकी के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 समूह में बांटा गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख से मतलब है इनकी जो तनाएं हैं बहुत ही मुलायम होती हैं, इनमें कास्ट नहीं होता, जैसे कि सरसों, धनिया जो बहुत ही छोटे और मुलायम पादप होते हैं। झाड़ी जो कि झाड़ी प्रकृति के होते हैं, इनमें कुछ काष्टी भाग पाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब है, मेहंदी है, लेंटाना है, रातरानी है, ये झाड़ी प्रकृति के होते हैं। वृक्ष सभी जो प्लांट हैं ये वृक्ष काष्टी होते हैं, जिनसे बड़े बड़े काष्ट लकड़ियां प्राप्त होती हैं, बहुवर्षीय होते हैं। बरगद, पीपल ये आवृंतबीजी पादप है। तो मुख्य रूप से पादपों को उनके बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया। उसी तरह उनके आकार के आधार पर शाकी, झाड़ी और वृक्ष में बांटा गया है। इसके बाद हम देखते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में क्या अंतर है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जड़ों में उनकी एक बीजपत्री पादपों में जड़ अपस्थानिक होती हैं, द्विबीजपत्री में मूसला जड़ पाई जाती है। द्विबीजपत्री का जो तना है ठोस काष्टी होता है, बेलनाकार होते हैं, और एक बीजपत्री में सॉफ्ट सामान्यतः अशाखित, कुछ को छोड़कर काष्टी होते हैं, शाकी प्रकृति के होते हैं। इनकी पत्तियां पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है और एक बीजपत्री पादपों में समांतर शिराविन्यास और द्विबीजपत्री में जालिकावत शिराविन्यास पाए जाते हैं। पत्तियों के फर्णफलक द्विबीजपत्रियों में चौड़ा होता है और एक बीजपत्री में चौड़ा नहीं होते। बीज इसमें पुष्प जालिकावत पुष्प जो है पुमंग सामान्यतः 4 टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं और एक बीजपत्री में त्रियति या ट्राइमेरस होता है। 3 समूह में पाए जाते हैं। जो पत्तियों पादप पुष्प का जो समूह है, कैलिक्स और करोला की जो संख्या होती है वो 4 या 5 की स्थिति में द्विबीजपत्री पादपों में होता है और एक बीजपत्री पादपों में 3 होते हैं। बीजपत्र 2 बीजपत्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री में और एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक बीजपत्री पादप की ये सामान्य लक्षण और उनमें अंतर। इस तरह हम देखते हैं पादपों में
आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में जीवन चक्र। एंजियोस्पर्म प्लांट में इसका जीवन चक्र दो विधियों से होता है, कायिक और लैंगिक। कायिक विधि और दूसरा है लैंगिक विधि। कायिक विधि में जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मक के बिना ही पौधे तैयार हो जाते हैं। तो कायिक विधि में एंजियोस्पर्म प्लांट में जड़, तना और पत्तियों के द्वारा, जड़, तना, पत्ती के द्वारा नए प्लांट तैयार होते हैं। जड़ के माध्यम से, जैसे कि जिसमें जड़ों के द्वारा डहेलिया, एस्पेरागस, जड़ों के द्वारा नए पौधे तैयार होते हैं। तना के माध्यम से नया पौधा तना से ही, इसमें अदरक, आलू तना से तैयार होता है। इसी तरह पत्तियों के द्वारा नया पौधा ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की पत्तियां अगर नीचे जमीन पर गिर जाती हैं तो फिर से एक नया प्लांट तैयार होता है। तो इस तरह से कायिक विधि में पौधे के जनन अंग को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा तैयार होता है, वह कायिक विधि के अंतर्गत आते हैं। पौधे की कोई भी ऐसा भाग जिससे नया पौधा तैयार कर सकता है वह कहलाता है टोटोपोटेंसी। तो ये टोटोपोटेंसी कायिक जनन को छोड़कर जड़, तना, पत्ती किसी भी भाग से अगर नया पौधा तैयार होता है तो कहलाएगा टोटोपोटेंसी। और यही टोटोपोटेंसी ये एंजियोस्पर्म प्लांटों में पाया जाता है। तो कायिक विधि से पौधों का निर्माण जड़, तना, पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार होता है। जड़ से डहेलिया, एस्पेरागस, तना गन्ना, अदरक, आलू, पत्ती में ब्रायोफिलम। इसके बाद आता है लैंगिक विधि। लैंगिक विधि में पौधों की मुख्य रूप से लैंगिक भाग जो पुष्प होता है, जिसमें कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम होते हैं। तो मुख्य रूप से लैंगिक विधि में कैलिक्स और करोला जो होता है ये बाह्य पुष्प के बाह्य अंग के रूप में है, और जो एंड्रोशियम और गायनेशियम है वह मुख्य रूप से जनन अंग के रूप में भाग लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में लैंगिक विधि मुख्य रूप से पुष्प के द्वारा होता है। विशेष संघ होते हैं जो तने का रूपांतरण भाग होता है। तने में विशेष रूपांतरण के द्वारा विशेष पुष्पीय पत्रों का निर्माण होता है, जिसके बायदल, दल, पुमंग और जायांग। इसमें मुख्य रूप से जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो मुख्य भाग है पुष्प, ये लैंगिक जनन में भाग लेता है। पुष्पीय जो पत्र होते हैं, तने का रूपांतरण होता है, तने का अग्रभाग रूपांतरित होकर पुष्पीय पत्रों का निर्माण करता है। सबसे बाहर होता है सेपल, बाह्यदल कहलाता है, और उसके बाद होता है पेटल। बाह्यदल के बाद दल, पेटल कहलाता है, और फिर एंड्रोशियम और फिर गायनेशियम। ये सभी थैलेमस से लगे होते हैं। तने का अग्रभाग संकुचित होकर एक संरचना बनाता है, वह थैलेमस, और इसी थैलेमस पर लगा होता है सेपल, पेटल, गायनेशियम और एंड्रोशियम। तो मुख्य रूप से 4 पुष्पीय पत्र होते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्टेमन, जो कि ये स्टेमन नर जननांग होता है। स्टेमन में 3 भाग होते हैं, एंथर,
कनेक्टिव और फिलामेंट, ये तीनों भाग से मिलकर बने होते हैं। तो एंथर जो लोब होते हैं, एंथर लोब पर परागकण बनते हैं और ये कनेक्टिव से ये फिलामेंट से जुड़े होते हैं। इसी तरह गायनेशियम जो कि 3 भागों से बना होता है, स्टिग्मा, सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा और बीच का भाग शकरा भाग स्टाइल, फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। तो स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये मिलकर बनाते हैं गायनेशियम। ये गायनेशियम जिसमें ओवल्स, बीच में ओवरी भाग पर ओवल्स होते हैं। ओवल्स के अंदर स्टिग्मा ऊपर की ओर, ये ओवल्स किसी चलाजाइंट से जुड़ा होता है और निचला भाग जहाँ से खुला होता है वह कहलाता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल की तरफ एक सेल्स होते हैं और 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्गेट्स होता है। एक सेल्स होता है और 2 सिनर्गेट। तो माइक्रोपाइल की ओर जहाँ पर ये आवरण से नहीं ढके होते हैं, ये माइक्रोपाइल्स होते हैं और जो आवरण से इंटुगमेंट से ढके होते हैं वो चलाजा एंड होता है। तो ओवल्स के चलाजा एंड की ओर एंटीपोडल्स होते हैं और इस तरह से ये गायनेशियम की संरचना, जिसमें ओवरी के सबसे ऊपरी भाग पर स्टिग्मा पर एंथर से जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं वायु के माध्यम से, और स्टिग्मा पर आने के बाद पोलन ग्रेन ये पराग नलिका निर्माण करते हैं। पराग नलिका से होता हुआ मेल न्यूक्लियाई एक सेल के साथ संयोजित होता है और इस तरह से ये एग न्यूक्लियाई एम्ब्रियो और जायगोट का निर्माण करते हैं। एग सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पहले से उपस्थित रहते हैं, जो ये न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। पोलन ग्रेन के साथ 2 न्यूक्लियाई आते हैं, एक मेल एग सेल्स के साथ फ्यूज होता है और दूसरा एग सेल्स के न्यूक्लियाई से संयोजित होता है, जो मेल न्यूक्लियस फ्यूजन विद सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ये एग सेल्स संयोजन के बाद ये एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है। एम्ब्रियो बाहर से एक एंडोस्पर्म के द्वारा, ये एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। एंडोस्पर्म बाहर एक बाहरी आवरण के द्वारा घिरा होता है जो सीड कोट कहलाते हैं। जब ये सीड प्रतिकूल अवस्था में, उसी अवस्था में रहते हैं, जब अनुकूल अवस्था आती है तो फिर से ये अंकुरित होकर प्लमल और रेडिकल से जड़ का निर्माण, प्लमल से स्टेम का निर्माण होता है। ये पूर्ण अंकुरण के बाद एक विकसित प्लांट का निर्माण करता है, जड़, तना और पुष्प। ये 3 भागों से एक मुख्य प्लांट का निर्माण करता है। ये भी एक स्पोरोफाइट प्लांट है। केवल इसमें ज्यादा स्पोरोफाइटिक संरचनाएं दिखाई देती हैं। केवल जब एंथर बनते हैं उस समय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और एक्सेल्स के साथ संयोजित होता है। पुनः ये जायगोट बना लेते हैं। जायगोट से फिर एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सीड कोट से घिरा होता है और सीड पुनः अंकुरित होकर नए प्लांट का निर्माण करता है। एंजियोस्पर्म प्लांट में इस तरह से इसमें लैंगिक विधि के द्वारा गायनेशियम और एंडोशियम आपस में संयोजित होकर ये जायगोट निर्माण करते हैं। जायगोट निर्माण के बाद फिर से एक नया प्लांट बनता है। तो इस तरह से इसमें मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर ही क्या बने, जायगोट। जायगोट से नया एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण से नया अंकुरण के द्वारा पूर्ण विकसित प्लांट का निर्माण। पूर्ण विकसित होने के बाद फिर से पुष्प का निर्माण करते हैं। पुष्प के 4 भाग, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गायनेशियम, ये 4 मुख्य भाग हैं जो तने का ही रूपांतरित होते हैं। और इस तरह से जायगोट की बनने के बाद पोलन ग्रेन एक्सेल्स पर जाकर संयोजित हो जाता है। एक्सेल से संयोजन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट से फिर भ्रूण, भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये एंजियोस्पर्म प्लांट में लैंगिक विधि में प्रजनन की क्रिया होती है। अब देखते हैं गुड़हल की संरचना।
तो एंजियोस्पर्म में 2 विधियों के द्वारा लैंगिक जनन विधि और कायिक विधि के द्वारा प्रजनन की विधियां होती हैं। प्लांट गुड़हल जो कि रोजा सेनेंसिस, ये एंजियोस्पर्म प्लांट है। गुड़हल के पुष्प की संरचना। प्लांट की जो पत्तियां हैं चौड़ी और अल्टरनेट उपस्थित होती हैं और इसके कक्षस कलिका के रूप में ये पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प जिसमें गुड़हल के अंतर्गत बाहर की ओर एक स्टेमन समूह में उपस्थित होते हैं और इसका स्टिग्मा 5 ओव्यूल से बना होता है। एक संघीय नाल का निर्माण करते हैं। सभी स्टेमन एक साथ मिलकर एक संघीय नाल का निर्माण करते हैं। स्टिग्मा, स्टेमन और ये पेटल। और ये है सेपल। गुड़हल में एपिकैलिक्स पाया जाता है। इसके स्टेमन की संरचना एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। स्टेमेन। ओवल्स। गायनेशियम, थैलेमस से जुड़ा होता है और इसमें ओव्यूल्स। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी।
सेपल। सेपल या कैलिक्स, और इसी से ही लगे होते हैं करोला। सेपल को कैलिक्स भी कहते हैं और करोला को पेटल। इसमें स्टिग्मा 5 पेंटामेरस होता है। स्टिग्मा 5 खंडों से बना होता है। इसकी ओवरी की संरचना है टीयर्स ऑफ ओवरी, जिसमें प्रत्येक ओव्यूल पर 2-2 लाकुली उपस्थित होते हैं। ओवरी वॉल और बीच में एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। ओवल टीयर्स ऑफ ओवरी, स्टेमन, और ये गाइनेशियम। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। कैलिक्स की संख्या, करोला की संख्या प्लांट में निश्चित होती है। इसके सभी प्लांटों में कैलिक्स करोला की संख्या के आधार पर इसका पुष्पीय चित्र बनाया जाता है। इसमें सेपल्स 5 होते हैं और इसके बाहर एक बाह्यदल एपी कैलिक्स के रूप में उपस्थित होता है। एपी कैलिक्स 7 होता है, कैलिक्स 5 होते हैं, करोला 5 होता है और एंडोशियम अनगिनत होते हैं। स्टिग्मा 5 सुपीरियर कंडीशन में होता है। सभी जो थैलस से लगे हुए पुष्पीय पत्र हैं, ये थैलस के ओवरी के निचले भाग से निकले होते हैं। यह कहलाता है सुपीरियर कंडीशन, जिसके आधार पर इसका पुष्पीय सूत्र पुष्प सबसे पहले प्रकृति में सामान्य सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, सामान्य दशा पर। इनमें इसकी तना वायु सीधा होता है, शाखित होते हैं, बेलनाकार होते हैं। पत्ती अनुपत्री होता है, स्टिपुलेट होते हैं, अल्टरनेट होता है और बहुश्री जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है। इसी तरह इसका जो पुष्पक्रम है, एकल पुष्पक्रम होता है। पुष्प के कक्ष, एक ही कक्ष से एक पुष्प कलिकाएं निकलती हैं। पुष्प पत्र सपत्र होते हैं। सपत्रिका ब्रैक्टुलेट होता है, पुष्प पूर्ण होता है, द्विलिंगी होता है, जिसमें एंडोशियम और गाइनेशियम दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये द्विलिंगी कहलाते हैं, जिसमें दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन उपस्थित हो, द्विलिंगी कहलाते हैं। इस तरह से इसमें इपी परिबाह्यदल पुंज, इपी कैलिक्स, ये 7 होता है और कैलिक्स की संख्या जो कि संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, 5 होते हैं। इसकी आकृति होती है घंटाकार आकृति के उपस्थित होते हैं। कैलिक्स की करोला की संख्या 5 होता है। ये भी अल्टरनेट व्यवस्थित एस्टिवेशन पाया जाता है, एक के बाद एक इसमें एस्टिवेशन पाए जाते हैं। 5 होता है और स्वतंत्र होते हैं आधार।
थैलेमस से लगे होते हैं। पुमंग एंडोशियम की संख्या इसमें अनगिनत होती है। ये सभी एंडोशियम एक साथ मिलकर एक संघीय नाल का निर्माण करते हैं। वृक्काकार एंथर होता है और ये बाइफिक्स्ड होते हैं। इसकी एंथर की जो रचना है ये किडनीकार। पुमंग इसमें गुड़हल में किडनी शेप में एंथर पाया जाता है। एंथर के अंदर एंथर्स लोब के अंदर एंथर पाए जाते हैं। फिलामेंट और कनेक्टिव से जुड़ा होता है। इससे स्टेमन जो कि एक संघीय नाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसी तरह इसका जायांग पांचंडपी होता है। स्टिग्मा 5 भागों में यहाँ पर बटे होते हैं। ये पांचंडपी होते हैं। प्रत्येक 5 खंडों पर 2-2 ओविल्स बीजांड ओविल्स पाए जाते हैं। ये वर्तिकाग्र की संख्या अंडकों की संख्या पर निर्भर करता है। 5 वर्तिकाग्र अंडक की संख्या कितनी होगी? 5। इसका पुष्पी सूत्र और पुष्पी चित्र पुष्पों में उपस्थित पुष्पी पत्रों के आधार पर उनका पुष्पी सूत्र है। पुष्पी सूत्र में सबसे पहले शपत्र ब्रैक्टेड पाए जाते हैं। BR ब्रैक्टिलेट होता है और एक्टिनोमार्फिक होते हैं। ये किसी भी तल से बराबर भागों में पुष्प को काट सकते हैं। द्विलिंगी होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन उपस्थित होता है। इसमें एपिकैलिक्स 7 होता है जो कि स्वतंत्र होते हैं। कैलिक्स की संख्या 5 होती है, जुड़ा होता है। करोला 5 होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। एंडोशियम अनगिनत होता है और ये जुड़े होते हैं। एंडोशियम और कैलिक्स आपस में जुड़े होते हैं और एंडोशियम गाइनीशियम 5 होता है, जुड़े होते हैं। सुपीरियर कंडीशन में होता है। तो इस तरह से ये पुष्पी सूत्र उनकी पुष्प पत्रों की संख्या के आधार पर रखे गए हैं। और इसका जो पुष्पी चित्र होता है ये सबसे बाहर मदर एक्सिस एक्टिनोमार्फिक के आधार पर, कैलिक्स की संख्या 5, और ये सभी जुड़े होते हैं। सबसे बाहर होता है एपिकैलिक्स जिसमें इनकी संख्या होती है 7। सबसे बाहर एपिकैलिक्स जिनकी संख्या 7, इसके बाद कैलिक्स जिनकी संख्या होती है 5 जुड़े होते हैं, और उसके बाद होता है दल जो कि व्यवस्थित एस्टिवेशन पाया जाता है, एक दबा हुआ और दूसरा उठा हुआ। 5 इसमें कैलिक्स की संख्या होती है। और ये कैलिक्स स्वतंत्र होते हैं, करोला स्वतंत्र होता है और इसमें अल्टरनेट एक दबा हुआ एक उठा हुआ व्यवस्थित एस्टिवेशन पाया जाता है।
ओव्यूल्स 5 अंडापी, इसमें स्टेमन सभी एक साथ जुड़े हुए होते हैं और 5 लक्यूल पर ये ओव्यूल उपस्थित होता है। तो इस तरह से ये गुड़हल में इसकी संरचना पुष्पी पत्रों की संख्या के आधार पर पुष्प चित्र का बना सकते हैं। पुष्प चित्र बनेंगे। इसमें इसकी पूरी व्यवस्था प्रदर्शित होता है। आपस में सब जुड़े हुए हैं। एपिकैलिक्स, अल्टरनेट, परिवर्तित और कैलिक्स है ये कोर स्पर्शी, आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। कोर स्पर्शी जुड़े हुए कैलिक्स होता है। करोला व्यवर्तित, एक दबा हुआ और एक उठा हुआ स्टिवेशन पाया जाता है। तो इस तरह से ये पादप जगत के अंतर्गत एंजियोस्पर्म प्लांट में बहुत सी विविधताएं, उनकी संख्या के आधार पर उनका पुष्पीय चित्र बनता है। यह है पुष्प चित्र। संख्या के आधार पर ये पुष्प की संख्या के आधार पर पुष्प चित्र का निर्माण। सबसे बाहर एपिकैलिक्स, फिर कैलिक्स, फिर करोला, रेंडोशियम और बीच में गाइनेशियम एक साथ एक संघीय नाल बनाते हैं, इसलिए एक रिंग में उपस्थित है। बीच में 5 ओव्यूल्स उपस्थित हैं 5 खंडों में और प्रत्येक लक्यूल पर 2-2 ओव्यूल उपस्थित है। इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट जो कि वातावरण में सबसे अधिक उपस्थित है और इन प्लांटों का उपयोग सबसे ज्यादा दैनिक जीवन में उपयोग होता है, सबसे अधिक आर्थिक महत्व की प्लांट है। धन्यवाद।